everyone. Now we are going to start with the second chapter of the human physiology unit and we are going to try कि हम टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दें. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो हमारी बॉडी में क्या है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं कि हमें जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है या फिर आउटसाइड से हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी दो तरह की चीजें होती हैं जिनको जो कि होती हैं दोनों की फ्लूइड जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ब्लड, देन इज लिम्फ. ये दोनों फ्लूइड्स ही हैं जो हमारी पूरी बॉडी में होल ट्रांसपोर्टेशन को संभालते हैं. सबसे पहले हम ब्लड को पढ़ेंगे, दूसरा फिर हम लिम्फ को पढ़ेंगे. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह के क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं. फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेट्स में वाटर के थ्रू होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह की चीजें पाई जाती हैं जो कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे. नेक्स्ट ब्लड पे आते हैं. ब्लड सबसे पहले जो है ब्लड मेजरली क्या है जो है प्लाज्मा है. उसके बाद उसमें क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे क्या होता है उसमें सिर्फ सेल्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स दैट वी हैव. सो प्लाज्मा इज 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज 45% ऑफ द ब्लड. अब प्लाज्मा में क्या होता है 90 to 92% क्या होता है इसमें वाटर ही होता है और प्लस 6 to 8% होते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं और फिब्रिनोजेंस होते हैं. फिब्रिनोजेंस हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन्स हेल्प करते हैं मेनली इनका काम होता है इम्यून सिस्टम में, इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. प्लस कुछ इन ग्लोबुलिन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विटामिन वगैरह करने में भी हेल्प कर सकते हैं. एंड द एल्ब्यूमिन्स इस ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करते हैं ब्लड में, यानी कि पानी होल्ड करके रखता है ये ब्लड में एल्ब्यूमिन्स जो प्रोटीन्स होते हैं. तो यही सब इसमें सब में लिखा हुआ है. सो प्लाज्मा में और क्या क्या चीजें होती हैं? डिफरेंट आयंस होते हैं जो हमारे मिनरल से मिलते हैं. कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन. बाइकार्बोनेट तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, स्पेशली प्लाज्मा में पाई जाती हैं. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स जो हमने खाना खाया उससे जो अब्सॉर्ब होकर हमें मिलता है वो होता है. अब जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि फिब्रिनोजन जैसे फैक्टर्स और भी फैक्टर्स होते हैं वैसे से फैक्टर्स जब हम प्लाज्मा से निकाल दें, प्लाज्मा से ये फैक्टर्स निकाल दें तो हमारे पास बचता है सीरम. ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में बातें हैं. सबसे पहले आते हैं एरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं आरबीसीज. इनके पास होता है हीमोग्लोबिन नाम का इनके पास होता है पिगमेंट जो कि Fe यानी कि आयरन से बना होता है. एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है. सो एक आरबीसी में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप याद कर सकते हैं 260 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि एक आरबीसी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके रख सकता है. हमारी बॉडी में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है. मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है. हमारी आरबीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ये याद रखना है. इट कैन बी आस्क्ड इन द MCQ और द मैच इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द एग्जाम. तो आरबीसीज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं किनके? ह्यूमंस के, स्पेशली मैमल्स के, सभी के मैमल्स के. ये डायरेक्ट लाइन आती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बाइकनकेव इन शेप. जो हमारी अगर आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है तो फ्रॉग्स के जो आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. रेड कलर के होते हैं, आयरन पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन. हमने सब कुछ पढ़ लिया. बायोमोलिक्यूल्स में हीमोग्लोबिन के बारे में और भी पढ़ोगे. अच्छा, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पर 100 ml ऑफ ब्लड है, पर लीटर ऑफ ब्लड में नहीं है. तो आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज जो कि स्प्लीन में जाकर मरते हैं. ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन इन्हें कहा जाता है और यहीं से आरबीसीज नए जो भेजे और डिफरेंट सेल्स स्प्लीन से भेजे भी जाते हैं जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है. यहां से सेल्स जाते भी हैं पर यहां पर आकर सेल्स मरते भी हैं. आरबीसीज नहीं तो इम्यून सेल्स भी. ठीक है. नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स की कंसंट्रेशन इज द मिनिमम इन द ब्लड जो है 6000 से 8000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड. ये ल्यूकोसाइट्स हैं, दो तरह के होते हैं. पहले होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स. ए ग्रेन्युलोसाइट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं. पहले होते हैं मोनोसाइट्स, देन वी हैव द लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में भी दो तरह के सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स और जो लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स जो होते हैं 6 to 8% होते हैं और जो ये होते हैं लिम्फोसाइट्स ही होते
होते हैं 20 to 25%। जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसमें 3 तरह के सेल हैं, BEN, बेन। सबसे पहले आगे बेसोफिल्स, देन आगे इओसिनोफिल्स, देन वी हैव न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स इन अवर बॉडी, जो है 60 to 65% ऑफ द ल्यूकोसाइट्स पूरे के। इओसिनोफिल 2 to 3% होते हैं, और ये जो है 0.1 से 1%, 0.5 से 1% बेसोफिल्स होते हैं। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, वो भी हम भी पढ़ सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक यानी कि जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल है ये इस बॉडी को ऐसे अपने अंदर जकड़कर इनको खा जाते हैं, ये है फेगोसाइटिक नेचर। सेल्स डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। और बेसोफिल्स हैं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम करते हैं। बेसोफिल्स हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम करते हैं, यानी कि हिस्टामिन छोड़ेंगे, सेरोटोनिन छोड़ेंगे और हेपेरिन छोड़ेंगे, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर सकते हैं, हमारे ब्लड को पतला कर सकते हैं, और हमारे जो है ब्लड वेसल्स को थोड़ा नैरो भी कर सकते हैं इन केसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये तीनों इन हार्मोन्स का काम होता है। देन वी हैव इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो है हमारी इन्फेक्शंस में काम आते हैं, यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस में काम आते हैं। ये 2 to 3% है, ये रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट्स मैंने बोला था, बी और टी लिम्फोसाइट्स, ये प्लस 2 में आप पढ़ोगे बी और टी लिम्फोसाइट्स का अच्छे से क्या काम होता है, पर इनका आप ये समझ सकते हो कि ये लिम्फोसाइट्स जो है इम्यून रिस्पॉन्सेज में काम आते हैं। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के जो पैथोजेंस है उनके खिलाफ, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और बनाने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव, ये इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना है, प्योर रेड मार्क इज आरबीसी। देन वी हैव फ्रेगमेंट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीट सेल्स, तो वो प्लेटलेट्स हैं। इओसिनोफिल्स कुछ ऐसे से दिखते हैं, हेडफोन सा दिख रहा है। बेसोफिल्स थोड़े डॉट 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 से होते हैं। न्यूट्रोफिल का कोई अच्छा सा है नहीं, इसको जो बड़ा सा सेल है उसको मोनोसाइट बोलते हैं। एंड देन वी हैव टी लिम्फोसाइट जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, और बी लिम्फोसाइट जिसका न्यूक्लियस छोटा है। बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो है आगे उनका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है ल्यूकोसाइट से। कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये बनते कैसे हैं, ये हमें जानने के लिए जानना चाहिए। बनते कैसे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोलते हैं। ये किनसे बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स एक सेल्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कहां पर होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। कौन से, येलो बोन मैरो में, बोन मैरो में होते हैं। ये बोन मैरो से मेगाकैरियोसाइट्स से क्या बन जाते हैं, प्लेटलेट्स बन जाते हैं। पूरा हमारे सिलेबस में जो है प्रोसेस नहीं है, बस हमें याद रखना है जो पेरेंट सेल है प्लेटलेट्स का वो है मेगाकैरियोसाइट्स। और ऐसे ही जो हमें आरबीसीज का अगर पता करना हो तो आरबीसीज का होता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, लेट मी जस्ट राइट इट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट ये इनका पेरेंट सेल होता है। ये कहां से आता है, रेड बोन मैरो से आता है। कहां पे आता है, रेड बोन मैरो से आता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हम बात कर रहे थे इनकी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का असली काम क्या होता है, कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आती है। यानी कि अगर हमारी यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल कोई रप्चर हो गई, यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्लग सा क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉट, जिसको हम बोलते हैं क्लॉट और स्कम। तो ये स्कम बनाने में कौन हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट सेल्स। तो हमने पहले भी बोला था क्लॉटिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देन वी हैव द ब्लड ग्रुप सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ब्लड ग्रुप में हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हमारे ब्लड ग्रुप और भी तरह के होते हैं, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। ये किस बेसिस पे है, हमारे पास एक जीन होती है आई जीन। आई जीन की फुल फॉर्म है आइसोग्लोब्यूलिन जीन। आइसोग्लोब्यूलिन जीन, सॉरी आइसोग्लोब्यूनिटिनोजन। ग्लोब्यूलिन जीन और निटिनोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्लोबिनोजन और आइसोग्लोब्यूलिन जीन। आइसोग्लोब्यूलिन जीन कौन कौन से ये जीन है जो कौन कौन से प्रोटीन्स बनाती है, IA और IB। एक शुगर, ये आगे जाके एक शुगर्स बना जाते हैं जो ऐसे इस आरबीसी के ऊपर ऐसे एंटीजन्स आ जाते हैं। ठीक है, जो IA है वो A बनाएगी, जो IB है वो B बनाएगी। ठीक है, अगर आरबीसी के ऊपर A और B दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB होता है। दोनों पे A पसंद है, प्रेजेंट है तो A होता है ब्लड ग्रुप। दोनों पे B है तो B होता है। अब O ब्लड ग्रुप कहां से आता है, जब ये दोनों ही जीन्स प्रेजेंट ना हो तो IO जीन काम करती है, यानी कि कोई भी जो एंटीजन है वो नहीं बनेगा। आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन होगा तो आरबीसी सिर्फ ऐसे होगा। अच्छा, अगर एक भी तरह का आ गया, फॉर एग्जांपल एक ही है, दूसरे का IO काम कर गया, एक जीन पे एक आ गया, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप A होगा। अगर कोई भी आरबीसी के ऊपर नहीं होगा तब ही सिर्फ O ब्लड ग्रुप हो सकता है, यानी कि दोनों
पेरेंट्स से, बच्चे के दोनों पेरेंट्स से उनको क्या आना चाहिए, IO जीन आना चाहिए, मदर से भी फादर से भी, फिर ही जाकर उनका क्या होता है, ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप होता है। तो इससे हमें एक और कंसेप्ट हमें पता चलेगा, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज का कंसेप्ट, एंटीजन और एंटीबॉडीज का कंसेप्ट। जो एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ जो काम करती हैं वो होती हैं एंटीबॉडीज। एंटीजन के खिलाफ काम करने वाली क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास A एंटीजन है मेरे आरबीसी पर, तो एंटीबॉडी कौन सी चाहिए, एंटी B चाहिए, क्योंकि मुझे A के खिलाफ नहीं चाहिए, B के खिलाफ चाहिए, इसलिए मुझे A के साथ B ब्लड ग्रुप का मिक्स ब्लड नहीं करना चाहिए। B के खिलाफ एंटी B होगी, एंटी ए हो गई। जो है हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ ब्लड ग्रुप के खिलाफ हमारी ब्लड में अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो दोनों ही तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और इनके डोनर्स की भी अगर हम बात कर लें, डोनर्स की बात कर लें, तो ए ब्लड ग्रुप को ए डोनेट कर सकता है, बी को बी कर सकता है, ए को ए भी कर सकता है, ए बी को ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, और ए डी भी कर सकता है। पर ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि एंटीजन उसमें कोई है नहीं, तो एंटीजन कोई नहीं है होने वाला ब्लड ही उसको वो डोनेशन ले सकता है उससे। और ए का ब्लड ग्रुप जो डोनर है वो O भी हो सकता है, बी का भी O हो सकता है, और ए बी को भी O हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड के इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी तरह का एंटीजन है ही नहीं, तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए अगर एंटीबॉडीज बनेंगे नहीं तो हमारा ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है O ब्लड ग्रुप को, बट O वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह की एंटीबॉडीज होंगी, और ये वाले एंटीबॉडीज इस वाले ब्लड को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। ठीक है, तो ओ क्या हो गया, ओ हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एक्चुअली यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रेसिपिएंट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद जो आ गया हमारे पास RH एंटीजन की बात आ गई। RH एंटीजन, RH एंटीजन, RH एंटीजन एक और चीज होती है जो रेहेसस मंकी में पाई जाती थी और हमारे ह्यूमंस में भी पाई जाती है। रेहेसस मंकी में सबसे पहले ये देखा गया था। ये एक और तरह का एंटीजन होता है जो आरबीसीज के ऊपर ही पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में ये होता है। आरबीसीज के ऊपर अगर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, अगर एब्सेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में नेगेटिव मिक्स किया जा सकता है, पर नेगेटिव में पॉजिटिव मिक्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव में मिक्स कर देंगे तो ये एंटीबॉडीज बनाएगा और इस ब्लड को खा जाएगा। तो पर अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं, तो ये ब्लड सेफ रहेगा। इसका ही एक स्पेशल केस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में इससे सवाल जरूर आता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें क्या होता है, अगर एक RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बच्चे को पैदा करती है, RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बच्चे को पैदा करती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो क्या होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी। वैसे तो ब्लड मदर और बेबी का जो होता है वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, ये अगले आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थोड़ा सा ब्लड, मोस्ट प्रोबेबली होगा थोड़ा सा ब्लड बेबी का मदर में चला जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव एंटीजन क्योंकि मदर की बॉडी में नहीं है तो एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटी RH एंटीबॉडीज बनेगी। कौन सी बॉडी बनेगी, एंटी RH एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज बनेगी किसके बॉडी में, मदर की बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में क्या आया है, पॉजिटिव ब्लड आया है जो कि मदर का नहीं है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। पर अब क्या होगा, अब वो ब्लड तो खत्म हो जाएगा क्योंकि एंटी RH एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, सॉरी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। बट अब क्या होगा, जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी, जब क्या आएगी सेकंड प्रेगनेंसी, अगर इस वाले बेबी का भी ब्लड RH पॉजिटिव हुआ तो ये जो एंटीबॉडीज बनी है मदर में, ये प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ट्रेवल करने से क्या होगा, ये ब्लड में जाकर बेबी के ये एंटीबॉडीज उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, तो और बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा, उससे सीवियर एनीमिया जॉन्डिस हो सकता है। इसलिए सेकंड बेबी के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है, मे बी इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी, क्योंकि ब्लड ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा बेबी का। इसलिए हम मदर को एंटी RH एंटीबॉडीज देते हैं, आई एम सॉरी यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेंगी, हम मदर को एडमिनिस्टर करते हैं, मदर को एडमिनिस्टर करेंगे मदर को, ये प्रिकॉशन है, मदर को एडमिनिस्टर करेंगे एंटी RH एंटीबॉडीज, ये क्या करेंगी, आई एम वेरी सॉरी, एंटी RH एंटीबॉडीज ये क्या करेंगी, अब ये
फर्स्ट बर्थ के बाद क्या करेंगी, ये वाली एंटीबॉडीज को ये खा जाएंगी। अगर एंटीबॉडीज ही नहीं बचेंगी तो सेकंड प्रेगनेंसी में जाकर अगर एंटीबॉडीज नहीं होगी तो बेबी का ब्लड सेकंड प्रेगनेंसी में खराब यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। एंटीबॉडीज को तोड़ने के लिए हम एंटी-आरएच एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करते हैं हमारे किसके ब्लड में, मदर के ब्लड में, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इज पॉजिटिव। आई होप आई एम क्लियर। इससे क्वेश्चन आ सकता है। देन इज क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। हम इस पैराग्राफ को पढ़ने के बजाय एक सिंपल सी स्कीम बना लेंगे। सबसे पहले आगे इंजरी, हमें होगी इंजरी, ठीक है, हमें होगी इंजरी। इंजरी से क्या, और प्लेटलेट्स, हम दो हैंड के हैंड पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे इंजरी। इंजरी जब इंजरी होगी तो एक प्रोटीन निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजरी से, इंजरी की साइट से भी निकलेगा और प्लेटलेट्स जब वहां पर पहुंचेंगे इंजरी की साइट पे तो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ेंगे। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन किसका यूज करेंगे, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस का, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस का। ये बना देंगे थ्रोम्बोकाइनेज, ये बना देंगे थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये करेगा हेपेरिन को इनएक्टिव करेगा। किसको इनएक्टिव करेगा, हेपेरिन को। हेपेरिन क्या करता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको पानी बनाकर रखता है, उसको सॉलिड नहीं होने देता। तो सॉलिड करने के लिए तो हमें करना है ना, क्योंकि क्लॉट करना है ब्लड को, तो उस साइट का हेपेरिन काम करना बंद कर जाएगा। हेपेरिन काम करना बंद कर जाएगा तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज ये काम करता है। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, एक एंजाइम की तरह काम करेगा। किसके लिए, प्रोथ्रोम्बिन के लिए। प्रोथ्रोम्बिन के लिए ये एक एंजाइम का काम करेगा और बना देगा थ्रोम्बिन। क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। प्रो यानी कि जो काम नहीं कर रहा, वो हटा दिया तो ये काम करेगा। अब थ्रोम्बिन एक और एक एंजाइम की तरह काम करेगा। थ्रोम्बिन आगे एंजाइम की तरह करेगा। अब आएंगे फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होते हैं, इनएक्टिव फाइब्रिन्स होते हैं। ये एक्टिव होते हैं थ्रोम्बिन से और फिब्रिन बनाते हैं, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं थ्रेड से। अब ये क्या करेंगे, ये थ्रेड साइट ऑफ, जैसे ये है, ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आकर ये फाइबर जुड़ जाएंगे। इसमें डेड आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आकर फंसेंगे और यहाँ पे एक ऐसा सा क्या हुआ बना देंगे, स्कम बना देंगे। ठीक है, तो ये होगी सारी ब्लड, ये सेम चीजें यहाँ पे लिखी हैं फिब्रिन्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। और लास्ट लाइन लिखी है कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। क्यों, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर थ्रोम्बोकाइनेज में नहीं बनेगा तो ये स्कीम कैसे बनेगी। अब इस स्कीम को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। इस स्कीम को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। I hope I am clear with the coagulation of the blood because this topic is large enough कि हमारा टाइम सारा यहीं पे खत्म हो सकता है, तो हमने स्कीम बना ली है। नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ जो होता है, फॉर एग्जांपल हम हमने जब ऑक्सीजन की बात की थी तो वो भी हमने क्या था कि कैपिलरीज जो टिश्यू में जाती हैं तो वहां से आना जाना होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अलावा फूड का भी तो आना जाना होता है, प्रोटीन्स का भी आना जाना होता है। तो थोड़े से प्रोटीन्स ब्लड वेसल्स और क्या बोलते हैं, थोड़े से प्रोटीन्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें ब्लड वेसल्स और जो टिश्यूज है उसके बीच में रह जाते हैं। तो इनको जो फ्लूइड ये बच जाता है बिटवीन द ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज एंड द टिश्यूज, इसको बोलते हैं लिम्फ। इसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। देन इज ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाता कहां पे, इसकी अलग तरह की एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के साथ साथ लिम्फ नोड्स चलते, लिम्फ वेसल्स चलती हैं। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके साथ ही लिम्फ वेसल्स जाएंगी। लिम्फ वेसल क्या करेंगी, इस लिम्फ को अपने अंदर ले लेंगी और लिम्फ डिफरेंट तरह से क्या हो जाता है, ब्लड में जाकर फिर से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड, ये लिम्फ और कहीं नहीं जाएगा, ये लिम्फ वापस ब्लड में ही आएगा बट डिफरेंट वेसल से आएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप आई एम क्लियर। अब इसमें होता क्या क्या है, अब लिम्फ में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, आरबीसीज वगैरह नहीं होते, पर इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। यानी कि ये इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फ जो है, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फ का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी जरूर होते हैं। तो लिम्फ को हम लिख सकते हैं, ये ऐसे करके एक बार शायद क्वेश्चन आ चुका है। लिम्फ को लिख सकते हैं ब्लड माइनस आरबीसीज। इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होते और इसमें क्या नहीं होता, मैक्रो प्रोटीन्स नहीं होते, माइक्रो होते हैं, मैक्रो नहीं होते। मैक्रो यानी कि बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते, क्योंकि बड़े प्रोटीन्स तो कैपिलरी से जा ही नहीं सकते, माइन्यूट पोर्स होते हैं कैपिलरीज में, तो छोटे छोटे प्रोटीन्स ही जो हैं बाहर निकल सकते हैं और जो बाहर निकलेगा वही तो रह जाएगा ना बाहर की तरफ।
नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज का क्या मतलब है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह का सर्कुलेशन किस किस तरह का होता है। अब जो फिशेज हैं जो फिशेज है उनमें जो हार्ट होता है ना वो सिंगल चैम्बर्ड होता है। फिशेज हैं जो इनके में हार्ट होता है सिंगल चैम्बर्ड होता है। जो होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इस सॉरी हाँ इसका सिंगल सर्कुलेशन होता है। और जो एम्फीबियंस है इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट हाँ डबल सर्कुलेशन होता है। एंड जो हमारे मैमल्स हैं और जो अच्छा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इसमें लिखना है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट, रेप्टाइल्स में सभी के पास इनकम्प्लीट नहीं होता एक्सेप्ट कौन, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में और जो सभी के सभी एव्स हैं और हमारे जो है मैमल्स हैं इनमें क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। आई होप आई एम क्लियर। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के लिए हमारे पास 4 चेंबर होता है। ये हमारी हार्ट की डायग्राम है। अब हम क्विकली इसी डायग्राम से ऑलमोस्ट हर एक चीज पढ़ लेंगे। हार्ट के आसपास एक बैग होता है, बैग को बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेस में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है ये बैग है आउटर का, यानी कि जैसे हमें अच्छा अब जब हम मसल का पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे, तीन मसल की भी जो होती है 3 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम जो है आउटर लेयर है, पेरिकार्डियम जो है आउटर लेयर है। इसमें होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, जो क्या कहते हैं शॉक को सहता है अगर बाहर से कोई शॉक आता है, और जो लंग्स में विस्लर फ्लूइड काम करता था वही यहाँ पे भी ये काम करेगा, पल्मोनरी फ्लूइड जो काम करता था। और जो बीच वाली है लेयर उसको बोलते हैं मायोकार्डियल लेयर, मायोकार्डियम और मायोकार्डियल लेयर। और लास्ट वाली जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो एंडोकार्डियल लेयर और एंडोकार्डियम जो होती है वो सबसे अंदर की लेयर को हम बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे हमें पता है जो है क्या बोलते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक जगह होती है जिससे ब्लड जाता है, इसमें 2 वॉल्व्स होते हैं, यानी कि 2 गेट्स होते हैं। इनको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसमें 3 गेट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व इसको हम बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड जो होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड जो होते हैं इसमें होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, यानी कि इसमें इसके बीच में जो जैसे गेट्स के बीच में कुछ गेट्स को जोड़ने के लिए भी तो है ना, वो थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। वो कौन सा होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो मिट्रल वॉल्व हो गए, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए एंड द थिक फाइब्रस हो गया, एंड वी हैव कॉडा टेंडिने एज वेल। कॉडा टेंडिने क्या करते हैं, आई विल टेल यू इन जस्ट अ सेकंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एसेंस। ठीक है, तो मिट्रल वॉल्व हो गया एंड द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वाली जो चीजें हैं इनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वाली जो चीजें हैं उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरीज होती हैं उनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स पे तक जाती है। एंड वी हैव द पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम तक आती है फ्रॉम द लंग्स। वेन्स में जनरली क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज जो होती हैं वो मोटी होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स, क्योंकि आर्टरीज को प्रेशर ज्यादा सहना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सारी बॉडी में ब्लड पहुंचाना होता है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अब डिफरेंट जो होते हैं डिफरेंट रंग के एक मसल्स होते हैं, पेपिलरी मसल्स जिनको हम बोलते हैं। ये जो डिफरेंट ये ऐसे से स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो यू कैन सी दैट। देखो ये जो एक्स्ट्रा जो बने हैं, एक्स्ट्रा जो मसल्स बने हैं इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ये कंट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। इनको जो खींचता है उसका नाम होता है कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने ये डिफरेंट फाइबर से होते हैं। यू हैव टू जस्ट रिवाइज द डायग्राम एंड द लेबलिंग ऑफ इट। ठीक है, तो ये आ सकता है, रेस्ट ऑफ इज नॉट इन अवर सिलेबस। तो उसके बाद क्या आता है, एक कार्डियक मस्कुलेचर होता है हमारी बॉडी में। कार्डियक मस्कुलेचर होता है, नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू होता है। नोडल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एसियन एंड एवियन। एवियन इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एसियन इज सीनोआर्टेरियल नोड। सीनोआर्टेरियल नोड जो नोडल टिश्यू है ये मेन नोडल टिश्यू है। क्यों, ये कहां पे प्रेजेंट होता है,
ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, और जो एवियन है ये राइट एट्रियम के बॉटम कॉर्नर पे होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट शो इट इन द डायग्राम। ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, ये राइट एट्रियम के डाउन वाले, लेफ्ट वाले डाउन वाले कॉर्नर पे, ठीक है। अब ये जो है ये मेन वाला है, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंट्रैक्शन करवाता है ये, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो अपने आप काम करता है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल यानी कि करंट जनरेट करता है, और ये सबसे ज्यादा करंट जनरेट कर सकता है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ द नोडल टिश्यूज है। तो ये कितना जनरेट करता है, 70 to 75 बीट्स पर मिनट तक का करंट ये जनरेट कर सकता है, तो ये प्रिंसिपल वाला है। एवियन भी करता है, एवियन अपना करता है, पर एवियन इज लेसर देन एसएएन। एवियन क्या करता है, एसएएन का ही जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो डिफरेंट सारे पार्ट ऑफ द हार्ट में जनरेट कर देता है, और ये एवियन जाकर नीचे यहाँ पर बन जाता है बंडल ऑफ हिज, और ये जाकर फैल जाता है पूरा वेंट्रिकल में और एट्रियम में, बोथ साइड के। अब ये बन जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ये बन जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज से बन जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये बार बार आ चुका है, एसएएन के बाद एवियन, एवियन के बाद बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के बाद पुरकिंजे फाइबर्स, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर हो गया। नेक्स्ट वी हैव द साइक्लिक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमारा कुछ ऐसा सा होता है। कार्डियक साइकिल जो है पूरा वो होता है 0.8 सेकंड्स का, जो होता है 0.8 सेकंड्स है, जिसको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 0.4 पर सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.1 सेकंड। 0.4 सेकंड का होता है जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब हमारा जो हार्ट है वो किस स्टेट में है, आराम करने की स्टेट में है। 0.1 सेकंड्स में हो जाता है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल मतलब जो हमारे आर्ट्रियम है वो कंट्रैक्ट करेंगे, कैसे कंट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल के, सॉरी कौन कंट्रैक्ट करेंगे, एट्रियम्स कंट्रैक्ट करेंगे। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्ट करना। और 0.3 सेकंड्स में होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स जो हमारे करेंगे कंट्रैक्ट करेंगे। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब क्या होगा, सबसे पहले हमारा बॉडी क्या थी, सबसे पहले क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल कैसे होगा, एसएएन से सिग्नल आएगा, एट्रियम जो है हमारे दोनों क्या करने शुरू करेंगे, सिस्टोल करना शुरू कर देंगे। सिस्टोल करेंगे तो ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। देन इज वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या होगा, वेंट्रिकल भी क्या करना शुरू करेंगे, अपना वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर बंद नहीं होंगे तो सारा का सारा ब्लड ऊपर की तरफ चला जाएगा वापस एट्रियम में, तो उसको बंद करने के लिए ये प्रेशर जनरेट होगा और ये बंद हो जाएगा। सबसे पहली साउंड एट्रियम के साथ जो कस्पिड और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है, इनको बंद करने से ही आती है, जिसको बोलते हैं लब। और सेकंड, जब वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाता है, स्प्लट आउट होता है, यानी कि फेंका जाता है, किसमें, पल्मोनरी वेन और आयोटा में, पल्मोनरी वेन और आयोटा में। तो उससे क्या होता है, सेमीलूनार वाल्व। सेमीलूनार वाल्व जैसे ये पल्मोनरी वेन है और यहां पर एक वाल्व होता है सेमीलूनार वाल्व। अब जब ये चला जाएगा तो इसके जॉइंट डायस्टोल से पहले जब इसका प्रेशर बढ़ रहा होगा तब ये सेमीलूनार वाल्व भी बंद हो जाएगा। तब हमें क्या पता चलेगा, सेकंड साउंड आएगी, डब साउंड। फर्स्ट साउंड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पे, सेकंड साउंड वी हैव दैट इज ऑफ कब आएगी, जब सेमीलूनार वाल्व बंद हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कैसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारी जो एवरेज बीट है वो 72 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा स्ट्रोक वॉल्यूम से, यानी कि एक वेंट्रिकल एक कार्डियक आउटपुट के साथ कितना अप्रोक्सीमेटली ब्लड को स्ट्रोक करता है, यानी कि बाहर निकालता है, तो 70 ml होता है। तो 70 into 70 4000 कुछ आता है, पर हम एवरेज इसको 5000 ml ले लेते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। 4000 कुछ आएगा, पर हम इसको एवरेज 5000 ही लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ईसीजी। ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस ग्राफ को बोलते हैं, इसकी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, उल्टा है। इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी समरी कि रिमेंबर करना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफ दैट वी गेट फ्रॉम दैट मशीन। तो पी है इसमें, ये है पी कम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स है और टी है। पी से क्या पता चलता है हमें, पी इज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, यानी कि आर्टेरिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यूआरएस कम्प्लेक्स अच्छा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जान लो कि डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, रीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, ये क्या करेंगे,
रिपोलराइजेशन में ये मतलब क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो सबसे उसके बाद आ गया क्यूआरएस कम्प्लेक्स। क्यूआरएस कम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। और टी का मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मतलब अपने जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करेंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही टी खत्म होगी वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वो कंट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे जैसे टी बढ़ेगा 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 वैसे वैसे जो क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगर रिलैक्स कर रहे होंगे तो जो सिस्टोल है वो तो कम होगा ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कर तो रिलैक्स रहे हैं पर सिस्टोल कैसे खत्म हो रहा है। सिस्टोल कहीं भी खत्म हो रहा है क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो टी एट द एंड ऑफ द टी वेव वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फिनिश्ड। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईसीजी के क्या करने के लिए हम 3 लीड्स लगाते हैं, पहले दोनों रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे, याद रखना है लेफ्ट एंकल पे। और जो हायर ईसीजीज होते हैं उनमें मल्टीपल लीड्स भी लगती हैं। आई होप आई एम क्लियर। ईसीजीज ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसका बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। देन वी हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन समझने के लिए हम ऐसे ही समझ लेते हैं, जो हार्ट है उससे क्या निकलता है, हार्ट है सॉरी हाँ लंग्स से बात करते हैं। लंग्स से निकलती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड जाएगा डोर्सल अयोटा में, यानी कि अयोटा में, सिंपल अयोटा में। अयोटा से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, बॉडी में एक्सचेंज होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगी लंग्स को। यानी कि ब्लड कितनी बार आया हार्ट में, 2 बार, इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये हमने बात कर ली है कि वेन छोटी होती है और आर्टरी होती है मोटी होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। देन वी हैव हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देन वी हैव द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये इंटेस्टाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लड आया, ये इंटेस्टाइन से आ रहा है, ये इंटेस्टाइन से आ रहा है, यहाँ से इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से ब्लड आया, यानी कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है पर इसमें न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं। ये न्यूट्रिएंट्स सीधा ब्लड, सीधा हार्ट के पास जाने से पहले कहाँ जाएंगे, लिवर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लिवर के पास जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और फिर ये वाला सेम ब्लड कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट तरह का है। इसको इंटेस्टाइन से सीधा हार्ट तक नहीं जा सकता, इसको लिवर में जाना ही पड़ेगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये फ्रॉग्स में भी होता है, हम पढ़ेंगे अगर हम स्ट्रक्चर रेगुलेशन जब हम पढ़ेंगे। आई होप आई एम क्लियर। रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, दिस इज वेरी सिंपल। रेगुलेशन कौन करता है, हमारा मेड्यूला करता है। वैसे तो हार्ट के ऊपर कोई कर नहीं सकता कि अब धड़केगा अब नहीं धड़केगा, पर इसका छोटा सा रेगुलेशन है, कहाँ पर है, मेड्यूला में है। कहाँ पर है, मेड्यूलम है। मेड्यूला में 2 तरह के सिस्टम है, सॉरी मेड्यूला में 2 तरह के हैं। मेड्यूला में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें 2 तरह के हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ये सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जिसमें सिंपैथी है, तो सिंपैथी है तो क्या करेगा, जब हमारा हार्ट कम होना शुरू हो जाएगा हमारी नीड्स से, तो उसी ये कार्य करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। हार्ट रेट बढ़ाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि ब्लड ज्यादा बाहर निकलेगा। उससे क्या निकलेगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। हम ज्यादा तेज सांस लेना शुरू कर देंगे। क्यों ज्यादा तेज सांस क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी अगर बॉडी में ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ने पे ऑक्सीजन भी तो बढ़नी चाहिए, इसलिए हम ज्यादा सांस लेंगे। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन तभी तो हम ज्यादा सांस लेते हैं जब हमारे पास एड्रेनलिन रश होता है, यानी कि हम डर रहे हैं या कुछ भी है हमारे, हम पैनिक कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों में एड्रेनलिन आता है। इससे क्या हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हार्ट रेट को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल स्लीप के दौरान हार्ट रेट कम हो जाता है। तो इसमें जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है ACH, इतना याद रख लो, ACH। यही है, बस मेडुला ही काम करता है। और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, यही वही हो गया ना, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, यानी कि एड्रिनलिन, तो यही तो काम कर रहा है, वही तो है न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो दोनों चीजें मेडुला एंड एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं। देन वी हैव डिसऑर्डर्स। हाई बीपी, ये तो हमने जाना है कि 80 से 80/120 होना, सॉरी 120/80 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो इससे बढ़ेगा 140 से और ओवर 190 से ज्यादा हो जाए, या इतना है या इससे ज्यादा है, तो हाइपरटेंशन का बंदा शिकार हो सकता है। कॉरिनरी आर्टरी डिजीज इसको बोलते हैं, जिसमें स्टेंट डलते हैं। ये है जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो कॉरिनरी आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट का ब्लड को ही हार्ट को ही पहुंचा देती है। कॉरिनरी आर्टरी इज दैट आर्टरी जो हार्ट का हार्ट को ही देती है। तो उसमें अगर ऐसे कुछ जम जाएगा तो हार्ट ब्लड
सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे ऐसे स्टंट डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे स्टंट डाल देंगे तो यहाँ से ये खाली हो गया, तो अब यहाँ से ब्लड जा पाएगा। इसको अथीरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अब इससे क्या हो जाता है, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि फैट और कोलेस्ट्रॉल अब जाम भी हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है, नैरोर भी हो सकती हैं, जिससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, जो कहां तक जाता है, आर्म तक जाता है। एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जिससे क्या हो जाता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हार्ट के मसल को, ठीक है, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हार्ट के मसल से, जिसके साथ ही चेस्ट पेन हो जाता है, ठीक है। ये कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली मैन में, बट ये ब्लड फ्लो क्या बोलते हैं, किसी को भी हो सकता है वैसे, बट मिडिल एज और एल्डरली मैन में होता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट इफेक्ट द ब्लड फ्लो, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी तो ब्लड फ्लो की इफेक्ट कर रही है ना, एंजीना कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देन वी हैव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर पे डिफरेंस दिया जाएगा। हार्ट फेलियर मींस स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा तो हार्ट फेलियर है। अगर इसको हम कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, यानी कि कंजेस्टिव मतलब रुक गया, ठीक है, इसको कंजेशन ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स इसमें हो जाता है, तो उसको कंजेशन ऑफ लंग्स या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। इसके मेन सिम्टम्स ये हैं कि कंजेशन ऑफ लंग्स हो गया, लंग्स काम नहीं कर रहे। हार्ट फेलियर इज नॉट एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर में क्या होता है, ब्लड पंप हार्ट पंप ही नहीं कर रहा। कार्डियक अरेस्ट में हो गया, क्या हो रहा है, हार्ट स्टॉप हो गया अचानक से। अचानक से स्टॉप होता है तो कार्डियक अरेस्ट, यानी कि अचानक से किसी को पकड़ लिया तो अरेस्ट हो गया वो। हार्ट फेलियर में हार्ट काम करना बंद कर गया, एंड हार्ट अटैक में ब्लड जो हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है। तो आई होप आई एम क्लियर, हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में अचानक बंद हो गया, एंड हार्ट फेलियर में पंप करना बंद कर दिया। With this our chapter is complete. 5 minute extra हो गए, but we had to clear each and every point of the NCERT. I hope that everything is clear from this chapter now, and we will see you in the next class, and we will be doing the next chapter of this human physiology unit. And stay strong, NEET aa raha hai, we will be doing all these chapters of NCERT, and we will be doing practice sessions as well. And good luck. Thank you all.